थिंकिंग स्किल, सोच विचार करना। सम्राट अशोक ने अपनी शिक्षा में सोच विचार करने और थिंकिंग, उस पर इमोशनल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा जोर दिया था और कंपलसरी बना करके रख लूँ भर के लाओ, इसी में डाल दी, फिर मैं पीता रहूँ धीरे धीरे। तो मैं सम्राट अशोक के ज़माने की शिक्षा पद्धति से शुरू करना चाहता हूँ। हालांकि हमको तो शिक्षा 1813 में शुरू की गई शूद्रों के लिए, तो हमें 1813 के बाद की शिक्षा पद्धति पढ़नी चाहिए नहीं, पर क्योंकि उससे पहले वो जो टाइम था वो गोल्डन टाइम था, उसमें शिक्षा कैसी थी जिसको विश्व लेवल पे माना गया था, विश्व लेवल में जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, वो जो शिक्षा थी। इसीलिए मैं आपको सम्राट अशोक की शिक्षा भी बताऊंगा और फिर उसके बाद में 1813 के बाद की शिक्षा जो नीति हमारे बहुजन नायकों की वो बताना चाहूँगा। तो सम्राट अशोक के ज़माने में ये था कि 8 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक कंपलसरी और फ्री एजुकेशन, डट मैं बताता जा रहा हूँ, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, और सबसे बड़ी यूनिवर्सल एजुकेशन। वहाँ गरीब और अमीर का कोई डिफरेंस नहीं था, सारे के सारे लोगों के लिए एक तरह की शिक्षा थी। उस शिक्षा में 8 से लेकर के 20 साल की उम्र तक को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता था। वो एक जहाँ पर ये गुरुकुल कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं या संस्था कह सकते हैं, उस संस्था में ये लोग बच्चे पढ़ने जाते थे। घर से 8 साल के बच्चे के बाद उसको ले जाते थे और वो सारा का सारा शासन का विषय था। खर्चा पानी, उसमें जो भी पैसा खर्च होते थे, जो भी टीचर्स का खर्चा, स्कूल का खर्चा, जो भी उनका खर्चा, वहीं रहना खाना पीना सब वहीं होता था। एक तरह की इनडायरेक्टली वो गुरुकुल प्रणाली थी और उसमें जाकर के बच्चा वहाँ से 20 साल तक पढ़ के निकल के आता था। उसमें उसको विषय वस्तु का ज्ञान, किसी भी विषय का मुख्य 12 विषयों का ज्ञान उसमें दिया जाता था। वो 12 विषय बहुत कहीं तो मैं लिखवा दूंगा किसी को भी, वो 12 विषय अलग अलग उनको 12 नाम दिए गए हैं। समय समय पर उनको कोई नाम देता गया, कोई नाम देता गया। इस तरह कभी उसके अंदर 12 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का वो समीकरण था, उसकी यहाँ शिक्षा। दूसरी बात कि वो जो थी वो उसमें अनुवांशिकी और इमोशनल इंटेलिजेंसी, उस शिक्षा का जो पद्धति का नाम था ना वो अनवीक्षिकी। अनवीक्षिकी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अनवीक्षिकी और इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, देखिए ये अनवीक्षिकी, आधा ना है, वहाँ पे पड़ी की मात्रा बात अनवीक्षिकी, अनवीक्षिकी, ठीक है। 4 एजुकेशन सिस्टम से सम्राट अशोक के ज़माने में, अनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। अब चाहे तो नोट कर लें, अनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति 4 शिक्षा पद्धति थी जिसको उससे पहले भी, मतलब जो आचार्य का नाम आपने इसका चाणक्य का साथ, जो आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य ने अपने शास्त्र में भी शिक्षा के बारे में ये चारों को मान्यता दी है कि इस जमाने में 4 तरह की शिक्षा पद्धति थी। उस 4 तरह की शिक्षा पद्धति में सम्राट अशोक ने अनवीक्षिकी शिक्षा पद्धति को अपनाया था। अनवीक्षिकी शिक्षा पद्धति महत्वपूर्ण 12 विषयों का सब्जेक्ट था और इसके अंतर्गत सोच विचार करने की जो शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा कंपलसरी थी। 8 से 20 साल की उम्र तक ये कंपलसरी थी। जैसे आज की डेट में हाई स्कूल पास करने के लिए इंग्लिश और मैथ, मालूम है ना, कंपलसरी विषय है आज की डेट में भारतवर्ष में। उस जमाने में इमोशनल इंटेलिजेंसी और सोच विचार करने, थिंकिंग स्किल, ये कंपलसरी सब्जेक्ट थे। जब तक वो बच्चा पास नहीं माना जाता था प्राथमिक शिक्षा में, जब तक वो इन दोनों विषयों को पास न कर ले, तो कंपलसरी थी ये जो थिंकिंग स्किल थी। तो जो थिंकिंग स्किल से जो बच्चे डेवलप होते थे तभी तो वो विश्वगुरु बन पाया। सम्राट अशोक का जो शासन का टाइम था वो विश्वगुरु क्यों बन पाया? ये अनवीक्षिकी शिक्षा पद्धति कहीं नहीं पढ़ाई जाती थी दुनिया में, सोच विचार करने की विद्या कहीं नहीं पढ़ाई जाती थी, व्यावहारिक शिक्षा कहीं नहीं पढ़ाई जाती थी। वो मार काट और चढ़ाई करना, ये लड़ाई करना ही उस जमाने में होता था।
तो विदेशी लोग पढ़ने के लिए भारतवर्ष आते थे इस शिक्षा को सीखने के लिए, आन्वीक्षिकी को। और आन्वीक्षिकी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को साथ लाते थे। तो व्यापारी लोग होते थे, अपने बच्चों को भी लेके आते थे और साथ साथ 1 साल 2 साल जो कोर्स होता था उसको वहाँ एडमिशन कराते थे और बच्चे पढ़ते थे और वो व्यापार में संलग्न हो जाते थे। साल 2 साल में उनका व्यापार यहाँ से करके कमा के पैसा, जब तक उनके बच्चों का कोर्स खत्म हो जाता था और फिर वो अपने देश को चले जाते थे। इस तरह आन्वीक्षिकी शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हो गई और इसीलिए इसको विश्वगुरु कहा गया। विश्वगुरु ऐसे ही नहीं बन गया होगा सम्राट अशोक के ज़माने का। ये जो शिक्षा थी ये बहुत कंपलसरी थी और फ्री थी और एकदम इक्वली, जैसे कहते हैं यूनिवर्सल शिक्षा थी। इसकी वजह से विश्वगुरु बन पाया। तो अब सम्राट अशोक के ज़माने में और एक और बता दूं कि जो एजुकेशन का जो उच्च दर्जा था, हायर एजुकेशन जिसे कहते हैं, 20 साल के बाद किसी को भी कुछ भी पढ़ने की आज़ादी थी, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन थी उसके ज़माने में। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि अभी जैसे ये हमारे योगी जी कहते हैं कि चमारों को जूते बनाने का काम सीखना चाहिए, नाई को नाई का काम सीखना चाहिए, जो जिसका काम नियुक्त कर रखा वही काम करेगा। नो, सम्राट अशोक के ज़माने में फ्रीडम ऑफ एजुकेशन थी। कोई भी आदमी कोई भी विषय पढ़ने के लिए स्वतंत्र था। ये जो उसका कंसेप्ट था ये आदमियों को अंतिम समय तक, और जो शिक्षा की जो सोच विचार करने की थी वो हायर लेवल तक चलती थी, हायर लेवल तक थी सोच विचार करने की शिक्षा। तो अब ये जो लेवल था इसी कारण तो उसके लोग इतने ज़्यादा उन्नतिशील, उतने ज़्यादा ज्ञानवान और उतने ज़्यादा प्रज्ञाशील बन पाए। प्रज्ञा जो वर्ड है ना, दैट इज कॉल्ड विजडम। नॉलेज होती है ना, नॉलेज के बाद फिर इंटेलिजेंसी आती है, इंटेलिजेंसी के बाद द लास्ट लेवल इज विजडम, विद्वान है ना। पहले तो आदमी नॉलेज लेता है यानी किसी चीज़ का ज्ञाता बनता है, उसके बाद फिर इंटेलिजेंट बनता है, इंटेलिजेंट के बाद जो लास्ट स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड विजडम। तो उसके ज़माने में लोग विजडम हासिल करते थे, विद्वान बनते थे। इसीलिए आप देखो पुरानी कहानियों में ज़्यादातर तो विद्वान शब्द आपने कई जगह कहानियों में पढ़ा होगा कि वहाँ का राजा बड़ा विद्वान था, या वहाँ एक प्रकांड विद्वान पंडित रहता था, या एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। इस तरह की कहानियाँ बहुत पढ़ी हुई। वो विद्वान शब्द दैट इज कॉल्ड विजडम। तो ये अशोक के ज़माने की शिक्षा पद्धति थी। इसमें आदमी का जो मॉरल वैल्यूज़ थी, एथिकल वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज बहुत उच्च दर्जे की होती थी। आदमी को ये जो पंचशील है ना, पंचशील, क्योंकि सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के धर्म से प्रभावित था। उसने अपने जीवन में ही कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपना लिया था, इसीलिए वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित था। और ये जो पंचशील, अष्टांगी मार्ग और 10 ये सारी चीज़ें उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको ये मान के चलिए कि उसको ये बताने का जरूरत नहीं पड़ा कि 5 शीलों का मतलब क्या है। जब सोच विचार वाले आदमी थे, उनकी एथिकल वैल्यू इतनी ऊंची हो गई कि उनको घर के ताले के नहीं लगते थे। उसके ज़माने में लोग बताते कि चोरियाँ नहीं होती थी घर में, जो सामान जैसे पड़ा, यानी उनके अंदर एथिकल वैल्यू, मॉरल वैल्यू जितनी उच्च हो गई थी कि चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, अत्याचार करना या गलत काम करना, ये लोग सारे के सारे अपने एथिकल वैल्यू में सब दिमाग से निकाल चुके थे। उनकी विद्वता का लेवल बहुत, उनकी प्रज्ञा का स्तर जो है बहुत काफ़ी ऊँचा हो गया था। तो ये थी सम्राट अशोक के ज़माने की शिक्षा व्यवस्था। अब बृहद्रथ की हत्या के बाद ये आपसे छीनी गई, क्योंकि वो कुछ समय जानता था कि अगर ये सोच विचार वाले रहेंगे तो ये कभी भी आगे चल के गुलाम नहीं बन सकते। सोच विचार का आदमी कभी भी गुलाम नहीं बन सकता। इसीलिए फ्रेडरिक डगलस, एक फ्रांस के बहुत बड़े समाज शास्त्री और जो शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, टू एजुकेट ए पर्सन मीन्स टू मेक हिम अनफिट टू बी ए स्लेव। कितनी बढ़िया परिभाषा देखिए आप। टू एजुकेट ए पर्सन मीन्स टू मेक हिम अनफिट टू बी ए स्लेव। एक आदमी को पढ़ाना उसको दास न बनने के लिए प्रेरित करता है, या उसको दास न बनने के लिए और मोटिवेट करता है। वो आदमी कभी दास नहीं बन सकता। तो ये शिक्षा पद्धति सम्राट अशोक की में थी। चलिए अब ये शिक्षा पद्धति उन्होंने हमारी खत्म कर दी और लगभग 2000 साल हमको अंधकार में रखा। और जितना भी अपनी वो क्रूरताएं इस
अशिक्षा के अभाव में हमारे ऊपर लाद सकते थे, उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया। अब मैं डायरेक्टली सीधा का सीधा ज्योतिबा फूले के ऊपर आ रहा हूँ। ज्योतिबा फूले जब 1813 में अंग्रेजों ने शिक्षा के द्वार शूद्रों के लिए खोले। ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 में हुआ। इनके पापा एक माली का काम करते थे और अंग्रेज अधिकारी के घर में फूल सजाने का काम करते थे। उनका जो गुलदस्ता होता है टेबल पर, डेली उसके फूल बदला करते थे। तो जो इंग्लिश अधिकारी था उसने एक दिन ज्योतिबा के पापा से पूछ लिया कि जब उसका बच्चा बड़ा हुआ, ज्योतिबा फूले 5 साल के बड़े हुए तो 6 साल के, तो पूछा कि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जाता? उन्होंने कहा साहब हमको कौन पढ़ने देता है, हम तो माली हैं, हम तो शूद्र लोग हैं साहब। कि नहीं हमने तो शूद्रों के लिए शिक्षा का अधिकार खोल दिया है। कि साहब हमें तो मालूम है कि नहीं 1813 में हमने तुम्हारे लिए खोल रखा है, अब सभी लोग शिक्षा ले सकते हैं। कह अरे साहब हम तो माली लोग, हमें को पढ़ावे को, कल से अगर तुमने अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराया तो मेरे घर काम करने मत आना, तुम्हारी नौकरी खत्म। अब जो ज्योतिबा फूले के पापा थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा बाबू जी मेरे बच्चे को एडमिशन करा दो। कि मैं तुम्हारे बच्चे का एडमिशन कराऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आप कल बच्चे को लेके आना और नहीं तो फिर मेरे यहाँ नौकरी पे मत आना। बेचारा मरता क्या ना करता, वो अपने बच्चे को लेके आया और ज्योतिबा जी को वो अंग्रेज स्कूल ले जाकर उसका एडमिशन कराया। स्कूल में एडमिशन हुई। इस तरह ज्योतिबा फूले की शिक्षा व्यवस्था शुरू हो पाई। जब ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को ग्रहण किया और शिक्षा के बारे में जब उसी ज़माने में क्या हो रहा था, 1836 से भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट सम्राट अशोक के शिलालेखों का उत्खनन करवाना शुरू किया। कानूनन एक डिपार्टमेंट बनाया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके थ्रू भारत में सम्राट अशोक के इतिहास को उत्खनन कराने का कार्य शुरू कर दिया। तो जब वो उत्खनन हो रहा था और इधर ज्योतिबा फूले 1827 में पैदा होकर के और 36-37 में पढ़ाई स्कूलों में करने जाने लगे और 1848 में जाके इसकी स्थापना हो गई। एक अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के इंजीनियर थे, ब्रिटिश सेना में इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे। वो उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी उत्खनन में, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने ये पढ़ रखा था कि भारत सोने की चिड़िया रहा था। तो जब किसके ज़माने में सोने की चिड़िया रहा था, तो जॉन डीवी वगैरह ये खोज के दे चुके थे उस ज़माने में कि वो भारत जो था सम्राट अशोक के ज़माने में या मौर्य काल में सोने की चिड़िया था। तो जब उत्खनन हो रहा था तो अंग्रेज लोग उसी दृष्टि से उन शिलालेखों को पढ़ रहे थे और उन्होंने पाली भाषा को और प्राकृत भाषा का अध्ययन करके उन शिलालेखों को उत्खनन करना शुरू कर दिया। तो ये एक बयान चल गई पूरी दुनिया में कि सम्राट अशोक नाम का कोई सम्राट था और उसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त थी, उसका शासन इतना ज़बरदस्त था कि भारतवर्ष उसी के ज़माने में सोने की चिड़िया और विश्वगुरु था। तो ये जो बयार जब फैल रही थी तो उससे ज्योतिबा फूले प्रभावित हुए, अट्रैक्ट हुए, वो भी सम्राट अशोक को जान पाए। और जब उन्होंने सम्राट अशोक की शिक्षा पद्धति को पढ़ लिया ज्योतिबा फूले ने, तब उन्होंने पहली किताब अपनी किसान का कूड़ा 1883 में लिखी, हाथ से लिखी। उनकी किताब प्रिंट नहीं हो पाई, उनके पास इतना पैसा नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद 1890 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन 1905 में वो किताब प्रिंट हुई है। लेकिन हाथ से लिखी हुई कम से कम 50-60 किताबें पूरे समाज में फैल चुकी थी, हाथ से लिखी हुई किताबें, हस्तलिखित। तो जो ज्योतिबा फूले ने किसान का कूड़ा जो बुक लिखी, उसमें अपनी भूमिका में, प्रस्तावना में उन्होंने 6 लाइन का एक डायलॉग कोट किया। वो कोट मैं बोलता हूँ, आप समझ लीजिएगा। विद्या बिन मति गेली, मति बिन नीति गेली, नीत बिन गति गेली, गति बिन वित्त गेले, गेले ये पुल्लिंग है इसीलिए गेले वर्ड है, तो गेली है वो नीति जो है स्त्रीलिंग है इसीलिए गेली, और यहाँ गेले वर्ड है। वित्त गेले, वित्त बिन शूद्र खचले, वित्त बिन शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्यन के, इतने सारे अनर्थ अकेली अविद्या के कारण हुए। ये डायलॉग उन्होंने कोट किया। अब उस डायलॉग की पहली लाइन विद्या बिन मति गेली, मति का मतलब हमारे MK ने उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। मति मीन्स 2 थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, इमोशनल इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग स्किल। मति का मतलब कहते हैं ना जाके तो मति मारी गई, यानी इसकी
वो व्यवहार भी चला गया और इसकी सोच विचार करने की शक्ति भी चली गई, तो गधा हो गया है। कहते हैं तभी तो मति मारी गई, तो मतिहीन हो गया है। कहते हैं आप समझते होंगे ना, तो मति मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इमोशनल इंटेलिजेंसी प्लस थिंकिंग स्किल। इट इज दोनों चीजें मिलाकर के दैट इज कॉल्ड मति। विद्या में मति गेली, विद्या नहीं तो चली गई, तो क्या हो गया, मति हमारी चली गई, यानी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस चली गई और थिंकिंग स्किल चली गई। मति में नीति गेली, मति जब चली गई, यानी ये दोनों चीजें चली गई, इमोशनल इंटेलिजेंस और थिंकिंग स्किल, तो नीति चली गई। नीति माने नीति निपुणता, नीतिमत्ता, जो आपकी शासन बनाने, शासन को चलाने की जो लॉ नियम कानून बनाने की जो नीतिमत्ता, वो खत्म हो गई। आप शासन थे मौर्य काल में, आप शासक थे, बाद में वो आपसे छुड़ा लिया गया, तो आपकी पॉलिसी मेकिंग, लिखने पढ़ने की जो नीतिमत्ता थी वो चली गई, नीति खत्म हो गई। नीति में मति के लिए नहीं, मति में नीति के लिए, नीति में गति के लिए। गति मीन्स डायनामिज्म, डायनामिक्स। अब गति विज्ञान आपने कैलाश चंद्र में पढ़ा होगा, और भी लोगों ने, साइंस वालों ने पढ़ा होगा। डायनामिक्स, डायनामिक्स होती है ना गति विज्ञान। हाँ, गति माने विकास, डायनामिज्म, डेवलपमेंट। आपका जो विकास था वो रुक गया, आपकी गति रुक गई, ठीक है ना, गति गई। और गति में ना वित्त गेले, जब आपका विकास रुक गया तो आपका वित्त यानी फाइनेंस चला गया, आपसे पैसा चला गया, धन दौलत चली गई। जब आपको कोई काम कराने के पैसे नहीं देता था, या हमको केवल रोटी दे देता था, या हमको केवल फटे चिथड़े कपड़े, अपने सड़े हुए कपड़े पकड़ाता था, जब हमारे पास पैसा ही नहीं था तो हम क्या करते, हमारा वित्त भी शूद्र खचले। जब फाइनेंस चला गया तो क्या हुआ, शूद्र खचले। खचले का मतलब होता है दलदल में फंस जाना। वित्त में शूद्र खचले, शूद्र लोग दलदल में चले गए, या उनका अधोपतन होता चला गया। और इतके अनर्थ एका अविद्येन अकेले, इतने सारे अनर्थ एक अकेले अविद्या के कारण हुए। जब उन्होंने किसान के कोड़ा में ये डायलॉग लिखा, उस डायलॉग से बहुजन समाज का जो क्रांति आई मार्केट में, इसको समझने में हम कम पड़े। मैंने कहा ना कि हम कहीं तो कम पड़े हैं। हम कहाँ कम पड़े हैं, हम अपने बहुजन नायकों की शिक्षा पद्धति को समझने में कम पड़े हैं। पहले तो सम्राट अशोक को समझने में कम पड़े। अच्छा, हाँ बोलो। अच्छा, खाना अच्छा, टी ब्रेक, कोई बात नहीं। ज्योतिबा फुले की शिक्षा पद्धति आ रही है, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। आ गई है, आनी है, आ चुकी। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसको समराइज कर, शिक्षा पद्धति को खत्म कर रहा हूँ बस, है ना। तो जो ज्योतिबा फुले की शिक्षा पद्धति का इतना देने के बाद, डायलॉग देने के बाद, उन्होंने इसको 3 सूत्रों में कन्वर्ट, निचोड़ किया, कंक्लूड किया। 3 सूत्र उन्होंने कौन से दिए ज्योतिबा फुले ने? पहला दिया, कंसेप्ट को चैलेंज करो, चैलेंज द कंसेप्ट। कंसेप्ट मीन्स ब्राह्मणी विचारधाराएं, जो ब्राह्मणों के कंसेप्ट्स हैं, जो इन्होंने हमारे ऊपर थोप रखे हैं, उनको चैलेंज करो, उनकी मान्यताओं को, उनकी रूढ़ियों को चैलेंज करो। कंसेप्ट को चैलेंज दे, कंसेप्ट पहला लो। दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया? लीड्स टू इनोवेशन। अपने समाज के लिए नया नया कुछ सोचो, कुछ पॉसिबिलिटीज, कुछ संभावनाएं तलाश करो। जब आप संभावनाएं नहीं तलाश करोगे तब फिर क्या होगा? तीसरी बात, तीसरा सूत्र क्या दिया? रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी यानी कृत संकल्प। रिजॉल्व माने कृत संकल्प, दृढ़ संकल्प और कृत संकल्प, 2 शब्द हैं, देखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको इंटेलिजेंसी और विजडम में अंतर बताया, सेम अंतर डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व में है। डिटरमाइन होना किसी चीज के लिए, दृढ़ संकल्प हो जाना, और एक होता है कृत संकल्प हो जाना। समझ रहे हो ना? कृत संकल्प हो जाना यानी रिजॉल्व, रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। तीसरा उन्होंने क्या सूत्र दिया? रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी यानी कुछ नया सृजन करने के लिए, जब आपके पास नई नई संभावनाएं तलाशी तो उनको नया सृजन करने के लिए, अपने समाज की नई क्रिएटिविटी करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरह उन्होंने अपने उसको पूरी शिक्षा पद्धति का निचोड़, चैलेंज द कंसेप्ट, लीड्स टू इनोवेशन एंड रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी, ये कहकर के 3 सूत्र अपने दे दिए, जिनसे प्रभावित होकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज अपना लोगो दिया है। चाय के बाद, अब दोस्तों चाय आ चुकी है, चाय लेते हैं और